Hello everybody, hope you are doing good. My dear students, आज के इस क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमने स्टार्ट किया था कल के क्लास में, we will continue with this expression of concentration, how we express the concentration of a solution. आज की जो पहली टर्म होगी वो है पार्ट्स पर मिलियन. It is symbolized as ppm, पार्ट्स पर मिलियन. तो पार्ट्स पर मिलियन के बारे में सबसे पहली चीज आप क्या याद रखेंगे? It's used when the solute is present in very small or trace amounts. उस वक्त जो है concentration is expressed as ppm, parts per million. Now parts per million or percentage, ppm and percentage, these are like same things. तो percentage जब हम बात करते हैं वो इससे 100 में से कितना है उसको हम percentage कहते हैं, और ppm means कि 1 मिलियन में कितना है. यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का फर्क है. इट्स 100 एंड हियर इट इज 1 मिलियन. सो 100 में कितना है उसको हम परसेंटेज कहते हैं. अगर आपके 500 में 250 मार्क्स हैं फिर हम परसेंटेज निकालते हैं. तो परसेंटेज निकालने का मतलब ये होता है कि अगर 100 में से मार्क्स होते तो मुझे कितने मिले होते. इसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन का क्या माने होता है कि 1 मिलियन में कितने मार्क्स आपके होते. तो बाकी कैसे, जैसे परसेंटेज को निकालते हैं वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन को निकालते हैं. परसेंटेज में हम लास्ट पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट पे मल्टीप्लाई करते हैं 10 raised to power 6 यानी 1 मिलियन से. ओके, तो मैं ये कह रहा था इट्स यूज्ड वायर द कंसंट्रेशन, the amount of solute is present in very small trace amounts. For example, the concentration of carbon dioxide in atmosphere. For example, the concentration of oxygen in sea water or simply any water. तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है सॉल्यूट की, वहाँ पे हम ये यूनिट यूज करते हैं ppm. तो ppm concentration represents parts of a component present in 1 million parts of solution. जैसे परसेंटेज parts present in 100 parts of the solution. इसी तरह से यहाँ पे क्या है, parts present in 1 million parts of the solution. 1 मिलियन पार्ट सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट मौजूद है. ppm ऑफ ए कंपोनेंट, ये फार्मूला आप याद रखेंगे कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 6. अगर हमारा कोई कंपोनेंट ए है, इसने किसी कोई सोल्यूशन बनाया वाटर के साथ या एयर के साथ, तो आप कहेंगे कि ए का ppm कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे. हम लिखते हैं ppm कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ ए. पार्ट्स क्या है, पार्ट्स यहाँ पे वॉल्यूम हो सकता है, पार्ट्स यहाँ पे ग्राम्स हो सकता है, यानी हम जो पार्ट्स गिन लेते हैं ये तो या वजन होगा इन ग्राम्स या फिर वॉल्यूम होगा इन लीटर्स और mls, डिवाइड बाय वॉल्यूम और ग्राम्स, टोटल ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 6. एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं हर एक के केस में, तो टू क्लियर द कंसेप्ट, इस एग्जांपल से आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. एक एग्जांपल है कि ए लीटर ऑफ सी वाटर. सी वाटर का 1 लीटर लीजिए जिसका वजन कितना होता है 1030 ग्राम्स, 1030 ग्राम्स, 1030 ग्राम. यानी सी वाटर का 1 लीटर ले लो, उसका वजन कितना होगा 1030 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली. इट कंटेन 6 into 10 raised to power minus 3, 6 into 10 raised to power minus 3 grams of oxygen, dissolved oxygen, that is necessary to sustain the marine life. यानी समंदर में जो जिंदगी होती है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके लिए जो वहाँ पे ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व्ड हालत में होता है. तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एज ppm. आप ये बताइए कि 6.10⁻³ ग्राम्स जो प्रेजेंट है 1030 ग्राम्स में, इसको ppm कंसंट्रेशन में आप रिप्रेजेंट कीजिए, यानी पार्ट्स पर मिलियन में. तो एज पर फॉर्मूला यू राइट ppm of O2, it will be equal to shabash parts of oxygen divided by parts of solution multiplied by 10 raised to power 6. बताइए O2 ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं. यहाँ पे पार्ट्स इसने ग्राम्स में दिया है. मैंने बोला था आपको ये कभी भी वॉल्यूम में भी हो सकता है, कभी और कुछ हो सकता है, कभी मोल्स हो सकते हैं. 6 into 10 raised to -3, तो हमने लिखा 6 into 10 raised to -3 ग्राम्स, यहाँ पे g लिख लीजिए ग्राम्स, डिवाइड बाय
1030 ग्राम्स, क्योंकि 1 लीटर आपने लिया है। 1 लीटर का वजन कितना होता है? 1030 ग्राम्स। ये हो गया सोल्यूशन के कितने पार्ट्स है? 1030। इतने में कितना होता है ऑक्सीजन? 6 × 10⁻³ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो फार्मूला का 10⁻6 है, इज इक्वल टू 5.8 ppm। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप कोई और एग्जाम्पल भी खुद बना सकते हैं। सपोज करके आपने NaCl लिया, NaCl का आपने 1 × 10⁻³ ग्राम्स डिजॉल्व किया है फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम वाटर में, ठीक है। 10 ग्राम वाटर आपने लिया, उसमें आपने इतना डिजॉल्व किया NaCl, तो सोल्यूशन का जो टोटल मास बन गया फॉर एग्जांपल इट इज 10 ग्राम्स ही रह गया, या 10 ग्राम्स ही समझ लेते हैं। तो हम सिंपली क्या लेंगे? मास ऑफ NaCl डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। जैसे परसेंटेज निकालते हैं वहां पे 10⁻6 नहीं होता है, 100 होता है। उसके बाद दूसरा टर्म ये जो है ppm कंसंट्रेशन जो है, दिस इज अगेन यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। हर कोई क्वांटिटी आप देखेंगे वो यूनिटलेस होती है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटीज आती है। वो कैसे हो गया? फॉर एग्जांपल 6.0 × 10⁻³ ग्राम्स था हमारे क्वेश्चन में, डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन कितना था? 1030 ग्राम्स। ये ग्राम और ग्राम कैंसल होता है, इट बिकम्स यूनिटलेस। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट्स आएंगे, वो यूनिट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो टर्म है दैट बिकम्स यूनिटलेस। ppm इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सिंपली हम लिखते हैं 5.8 ppm। ओके, नेक्स्ट आ जाइए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी। इस पे एग्जाम्पल्स जो होते हैं यूजुअली पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मोल फ्रैक्शन पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, उसके बाद उस पर एक एग्जाम्पल भी होगी जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम देखते हैं, इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। क्योंकि एक सोल्यूशन के कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक ही होता है। तो अब ये कंपोनेंट जो होते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट रिलेटिव टू द टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, relative to the total moles of the solution, it is represented by x। हम मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मैं ऐसे समझाऊंगा। सपोज आपने एक कंपोनेंट A सॉल्यूट लिया, B सॉल्वेंट लिया, आपने सॉल्यूशन बनाया। इसके जो मोल्स हैं A के, उसको हम Na से लिखेंगे। जो B के मोल्स हैं इसको Nb से लिखेंगे। फिर आप निकालना चाहते हो mole fraction of A, you write XA। A is subscript, A is subscript। subscript कैसे लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। फॉर दिस X, A यहाँ पे लिखा जाएगा। XA means mole fraction of A। It will be equal to moles of A Na divided by total moles of solution। बताइए total moles of solution कितने हैं? total moles of solution is equal to Na plus Nb। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। सॉरी, दिस योर मोल फ्रैक्शन, लेकिन किस चीज का? ए का। इसी तरह से आप बी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स डिवाइड बाय टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक एग्जांपल हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि एग्जांपल से फिर हमारा जो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एक्चुअली इस पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जांपल ही पूछा जाएगा। A solution is prepared by dissolving 0.01 mole of sugar in 2 moles of water। एक solution हमने बनाया है लेबोरेटरी में जिसमें हमने 0.01 मोल किसका लिया है? शुगर का। इसको 2 मोल वाटर में डिजॉल्व किया है। What is the mole fraction of sugar? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की भी निकाल सकते हैं, शुगर की भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स शुगर, SUGR, SU sugar is equal to moles of sugar, S means sugar, divided by total moles। total moles कितने हो गए? NS sugar के moles plus NW water के moles, क्योंकि solution जो it is the combination of two components, solute and solvent। अब लगा दीजिए इसमें moles of sugar कितने हैं? 0.01। total moles कितने हैं?
2 मोल्स हो गए वाटर के प्लस शुगर के 0.01 मोल्स। इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, इट कम्स इक्वल टू 0.0049, जिसको हम 0.005 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 की जगह हम 4 पे एक +1 चढ़ाते हैं, जो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं पहले यूनिट में। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन के बारे में एक और चीज आप याद रखेंगे, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आपका एक सोल्यूशन है जिसमें A प्लस B प्लस C मिक्स किया है, उन्होंने सोल्यूशन बनाया है। सपोज इनमें कोई सॉल्वेंट होगा C, ये जो एक सॉल्वेंट होगा उसके बगैर जितने भी हैं वो सारे सोल्यूट होंगे इसमें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इन XA प्लस XB प्लस XC, अगर और भी कंपोनेंट्स होंगे प्लस डैश डैश डैश, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमेशा याद रख लीजिए फ्रैक्शन, द सम ऑफ फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा कि सम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे हमेशा 1 के बराबर होता है। सपोज हमारे पास एक कनाल की जमीन है एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन 2 ब्रदर्स, तो इसमें हाफ हो जाएगा, इसको 0.5 मिलेगा, यानी आधा कनाल इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, आधा मीन्स 0.5। सो दिस इज फ्रैक्शन 0.5, इसको फ्रैक्शन मिला है 0.5, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। द सम ऑफ फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर इसको 3 बाइयों में डिवाइड या 4 बाइयों में डिवाइड करनी है, सपोज 4 बाइयों में डिवाइड कर लेते हैं, तो हर एक बाई को कितना मिलेगा, 1/4। 1 एक कनाल को 4 में हिस्सा किया है तो एक को मिलेगा 0.25, दिस बिकम्स फ्रैक्शन, एक का फ्रैक्शन। फिर चारों का फ्रैक्शन कलेक्ट कर लीजिए, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, 4 दफा इट विल सम, इट विल एड अप टू 1। तो क्या याद रखा आपने, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये चीज है, सपोज वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है भाई, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सपोज A एंड B। इफ दिस इज XA एंड दिस इज XB, इनका सम जो है 1 के बराबर होगा हमेशा। अगर आपको XA मालूम है तो XB निकाल सकते हैं, अगर आपको XB मालूम है तो XA आप निकाल सकते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस पे कभी कभी आपको बोर्ड के एग्जाम में वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, तो इनमें से आपको A का मोल फ्रैक्शन दिया गया होता है, यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। होप दिस विल सफाइस। तो उसके बाद एक और कंसंट्रेशन आज हम कंप्लीट करेंगे या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन के बारे में भी आप याद रखेंगे, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। हमारा जो मेजर ऑफ आवर वर्क विल बी विथ मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को समझना, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर जो है ऑलमोस्ट ये टॉपिक या बहुत सारे अगले टॉपिक, हर एक चैप्टर में मोलैरिटी का कंसेप्ट आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, और मोलैरिटी कैलकुलेट करना इट बिकम्स इंडिस्पेंसेबल फॉर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। सो मोलैरिटी को देखते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी, हाउ डू वी कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी सिंपली इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नटशेल में ये कहेंगे n मीन्स स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। सपोज करके आपने 0.1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है 1 लीटर में, 0.1 मोल सॉल्यूट किस में डिसॉल्व किया है, 1 लीटर में, आप कहेंगे मेरी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है, बिकॉज मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी सिंपली क्या चीज है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिंपल फॉर्मूला मैंने बना के रखा है यहाँ पे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इन लीटर्स याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये वॉल्यूम जब आप लेंगे इस फॉर्मूला में, तो वॉल्यूम आपको क्या लेना है, लीटर्स में। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमें डायरेक्टली नहीं दिए जाते हैं,
कभी कभी या अक्सर हमें मास दिया जाता है। सॉल्यूट का मोल्स डायरेक्टली कभी कभी दिया जाता है, दैट विल बी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, लेकिन अक्सर हमें मास दिया जाता है, मास को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स में, एम। इसी तरह वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में नहीं होता है, कभी कभी लीटर्स में होगा, लेकिन मोस्ट ऑफन इट इज ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो ml को हम फिर कन्वर्ट करते हैं लीटर में, फिर इन दो को इस फार्मूला में यूज कर लेते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें आप सबसे पहली चीज क्लियर क्या करके रखेंगे अपने ध्यान में, वॉल्यूम इज ऑफन गिवन इन ml, तो इसको पहले कन्वर्ट करना जरूरी किसमें, लीटर्स में। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाते हैं, मास दिया जाता है, तो मास को हम कन्वर्ट करते हैं n में, नंबर ऑफ मोल्स में। आप लोगों ने अपनी किताबों पे फार्मूला कुछ इस तरह से देखा होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू m नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये 1000 जो है, ये 1000 मैंने अपने फार्मूला में नहीं लिखा है, इट विल ओनली एंड ओनली मेक इट बर्डनसम, इससे बर्डन बढ़ जाएगा। ये 1000 कहाँ आता है, मैंने क्यों नहीं लिखा है, या 1000 आप कहाँ से इसको स्किप करते हैं, ये हम एक एग्जांपल से यहाँ पे आगे देखेंगे। सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH, containing 5 gram of NaOH dissolved in 450 ml of solution। 450 ml solution है, 450 ml solution है, इसमें 5 ग्राम NaOH है, हमें निकालना है मोलैरिटी। अब जब भी हमें मोलैरिटी निकालना है या कोई भी इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द इक्वेशन, कुछ और नहीं लिखना होता है। दिस इज द मेथड हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फिर हम उस फार्मूला में देखते हैं कि कौन कौन सा क्वांटिटी गिवन है और कौन सा क्वांटिटी गिवन नहीं है। जो जो क्वांटिटी गिवन होती है वो डायरेक्टली दिया जाता है या इनडायरेक्टली दिया जाता है, तो फिर उसके बाद जो निकालना होता है हमें, यानी दैट मीन्स व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सॉल्व, वो हमें वहां से निकाल। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, हमने इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन क्या है मोलैरिटी का, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, n, नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। जरा देख लीजिए क्या नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, नो, वी हैव बीन गिवन मास ऑफ NaOH 5 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। 11th तक का एक टॉपिक है, पहला टॉपिक द बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, या बार बार हम पिछले क्लास में यहाँ देख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल जब हम निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास यहाँ पे कितना है, 5 ग्राम्स है, n इज इक्वल टू 5 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH होता है 40, यानी मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, इट इज इक्वल टू 0.125 मोल्स, इट इज इक्वल टू 0.125 मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, कितने हैं, 0.125। अब वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन ये ml में दिया गया है 450 ml, लेकिन आपको फार्मूला याद है ना, फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ml को कीजिए कन्वर्ट इनटू लीटर्स। ml को शाबाश कैसे लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर हमारे पास 2 ml है वो कितने लीटर हो गए, ये 11th का टॉपिक, 2 ml डिवाइड बाय, हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। जब भी आपको ml मिलीलीटर कन्वर्ट करना होता है लीटर्स में, सिंपली ml उसको डिवाइड कर लेते हैं 1000 से। यही वो 1000 है भाई जिसकी बात मैं कर रहा था कि हमारी बुक्स में अक्सर फार्मूला इस तरह का होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। लेकिन ये 1000 हम तब यहाँ पे यूज करेंगे जब वॉल्यूम क्या होगा, देन वॉल्यूम इज इन ml। तो लेकिन मैंने बोला था कि हम वॉल्यूम को अलग से लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम मोलैरिटी लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना लिखना, 0.125 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स इक्वल टू 0.45। जब हम 450 ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, इट बिकम्स इक्वल टू 0.45। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.278 मोलर। तो अगर वॉल्यूम इज इन लीटर्स, इफ वॉल्यूम इज इन लीटर्स, तो डायरेक्टली हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय V। कोई 1000 डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। लेकिन इफ वॉल्यूम इज इन ml, तो पहले वॉल्यूम को लीटर्स में डिवाइड कन्वर्ट कीजिए।
वॉल्यूम जब ml में होते तो लीटर्स में कैसे कर लेते हैं। 450 ml कितने लीटर्स हो गए, इसको डिवाइड कीजिए 1000 से, यही बराबर आता है 0.45 लीटर्स, 0.45 लीटर्स। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम वहीं से लीटर्स में दिया गया है 2 लीटर्स, 3 लीटर्स और 0.1 लीटर और 0.45 लीटर, तो हम डायरेक्टली वो फार्मूला में यूज कर लेते हैं टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई या समझने में कोई एग्जांपल अच्छी तरह से समझ नहीं आई होगी तो हमारा जो ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल क्लियर द डाउट देयर। टेक केयर, खुदा।